A very special good evening to all of you. स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए साइंस में फिजिक्स के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ओम का नियम, विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोधों एवं सेलों का संयोजन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ओम्स लॉ, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस एंड सेल्स, इस चैप्टर का पार्ट 3 लेकर आया हूं। तो इससे पहले मैंने इस चैप्टर के टोटल 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जहां पे मैंने आपको इस चैप्टर का थ्योरी पार्ट कंप्लीटली फिनिश करवा दिया है और जो इस चैप्टर के थ्योरी पार्ट के बीच में से क्वेश्चंस बनते हैं वो भी मैंने आपको डिटेल में करवाए हुए हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 वाली वीडियो को नहीं देखा है तो इन दोनों वीडियो की लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां से जाकर इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं और खासकर मैं आपको इस चैप्टर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आज की इस वीडियो में सॉल्व करवाने वाला हूं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर यहां पे दिख रहा होगा, जो कि एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन यहां पे लिखा है कि एक सेल का विद्युत वाहक बल 1.6 वोल्ट है तथा इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर 1.2 वोल्ट है। इससे 0.3 एम्पियर की धारा ली जाती है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। तो हमें यहाँ पे सेल का आंतरिक प्रतिरोध यानी इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसको हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी की वैल्यू को हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्या क्या चीजें हमें यहाँ पे दी गई हैं। तो सबसे पहले हमें पता है यहाँ पे कि एक सेल का विद्युत वाहक बल, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और शॉर्ट में हम इसको E से रिप्रेजेंट करते हैं। तो E की वैल्यू हमें यहाँ पे कितनी दी हुई है, 1.6 वोल्ट दी गई है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर इसके बाद लिखा है तथा इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर यानी विभवांतर V की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, विभवांतर V की वैल्यू हमें यहाँ पे दी हुई है 1.2 वोल्ट। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, 1.2 वोल्ट हमें दी गई है। फिर इसके बाद यहाँ पे आगे लिखा इससे 0.3 एम्पियर की धारा ली जाती है, यानी धारा I की वैल्यू हमें यहाँ पे कितनी दी गई है, 0.3 एम्पियर ये दी गई है। फिर हमसे पूछा गया कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध यानी स्मॉल r की वैल्यू को हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो जब मैं आप लोगों को थ्योरी पार्ट पढ़ा रहा था तो वहां पे मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, सेल के विद्युत वाहक बल तथा विभवांतर में संबंध। इससे रिलेटेड मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला हमारा होता है I इज इक्वल टू E माइनस V और अपॉन में क्या होता है, स्मॉल r होता है। लेकिन हमें यहां पे स्मॉल r की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो क्या हो जाएगा, हम स्मॉल r को ले आएंगे आगे, यानी स्मॉल r इज इक्वल टू आपका यहां पे हो जाएगा E माइनस V और अपॉन में I। तो इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे, इसी की हेल्प से हमारा ये वाला फॉर्मूला आया है। तो चलिए इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज को पुट कर देते हैं। मैं ऊपर यहाँ पे फॉर्मूला एक बार फिर से लिख दे रहा हूं, मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे डिटेल में बता दिया कि कैसे हमारा ये फॉर्मूला आया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मॉल r इज इक्वल टू E माइनस V और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में हो जाएगा I। तो देखिए E की वैल्यू हमारी क्या है, 1.6 वोल्ट, यही तो दी गई है। तो 1.6 हम यहां पे रख देंगे। फिर इसके बाद माइनस का साइन, V की वैल्यू हमारी क्या है, 1.2 वोल्ट, ये है, इसको मैंने यहां पे रख दिया। और अपॉन में I की वैल्यू क्या है, 0.3 एम्पियर, ये दी गई थी, ये मैंने यहां पे रख दिया। अब देखिए 1.6 में से 1.2 को जब आप लेस करेंगे तो आपको मिलेगा 0.4। ठीक है, और अपॉन में यहां पे 0.3, ये तो है ही। अब ये पॉइंट से ये पॉइंट यहां पे हट जाएगा तो बचेगा क्या, 4 अपॉन में 3, ये बचेगा। अब देखिए यहां पे डिवाइड करके सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 1.3 ओम। ये किसकी वैल्यू निकली, ये हमारी निकली स्मॉल r की वैल्यू। तो स्मॉल r की वैल्यू 1.3 ओम,
यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं हम यहाँ पे कि 1.3 ओम कहां पे दिया हुआ है। तो ये आपका दिया है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, खासकर फॉर्मूला ध्यान रखिएगा कि फॉर्मूला हम यहाँ पे क्या यूज करने वाले। मैक्सिमम स्टूडेंट्स फॉर्मूले में मिस्टेक कर देते हैं, जो फॉर्मूला लगाना होता है वो नहीं लगाते, कुछ दूसरा ही लगा देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मॉडरेट लेवल का ये आपका क्वेश्चन है और आपके एंट्रेंस एग्जाम में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2003 में। तो ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो सकता है। तो क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। यहां पे लिखा है कि हमारे पास 30, 10 तथा 20 ओम प्रतिरोधों के 2 सेट हैं। कितने? 2 सेट यहां पे लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद आगे यहां पे लिखा है कि एक सेट के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ दिए गए हैं और दूसरे सेट के प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ दिए गए हैं। देखिए 2 सेट हैं, पहला सेट जो है यहां पे लिखा हुआ है कि एक सेट के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ दिए गए, यानी जो पहला सेट है उसका प्रतिरोध जो है वो श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है। प्रतिरोध आपका 30, 10 और 20 ही रहेगा, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद यहां पे लिखा है और दूसरे सेट के प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ दिए गए हैं। तो जो दूसरे सेट का प्रतिरोध है उसको समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है और रेजिस्टेंस आपका प्रतिरोध 30, 10 और 20 ओम ही रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। बस यहाँ पे समांतर क्रम में जोड़ दिए गए हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। फिर इसके बाद आगे लिखा है अब यदि दोनों सेटों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए, लास्ट में यहां पे लिखा है कि अब यदि दोनों सेटों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो तुल्य प्रतिरोध होगा। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, तो अच्छे से समझिएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले लिखा है कि हमारे पास 30, 10 तथा 20 ओम प्रतिरोध के 2 सेट हैं। तो एक सेट के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। तो हम यहाँ पे पहले सेट के लिए ध्यान रखिएगा, पहले सेट के लिए सॉल्व करने जा रहे हैं जो श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो रेजिस्टेंस क्या दिया गया है? 30, 10 और 20 ओम का। और जब श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम में जब तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे और पहले के लिए, पहले सेट के लिए हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, तो R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 ही रेजिस्टेंस हमें दिए गए तो R3 तक जाएंगे और पहले सेट के लिए निकाल रहे हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे R1 लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए R1 की जगह हम क्या रखेंगे? R1 की जगह रखेंगे 30 प्लस R2 की जगह रखेंगे 10 प्लस R3 की जगह रखेंगे 20। इन सबको ऐड कर लीजिए, 30, 10, 40 और 20, 60 ओम ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, ये किसकी वैल्यू हमने निकाली? R1 की वैल्यू को हमने यहाँ पे निकाला हुआ है। ठीक है, तो 60 ओम यहाँ पे हमें मिल गया। जैसा देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध हमने निकाला तो हमें क्या मिल गया? 60 ओम मिल गया। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए आगे क्या लिखा है, और दूसरे सेट के प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े गए। देखिए रेजिस्टेंस आपका 30, 10 और 20 ओम ही रहेगा, लेकिन बस यहां पे क्या लिखा है कि जो दूसरे सेट के प्रतिरोध हैं उनको समांतर क्रम में जोड़ दिया गया, समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। तो देखिए यहां पे देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे और देखिए दूसरे सेट के लिए निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन में हम R2 लिख देंगे। R2 क्यों लिखा? क्योंकि दूसरे सेट के लिए हम यहां पे निकाल रहे हैं, साफ साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो 1 अपॉन R2 इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 हो जाएगा। अब देखिए R1, R2, R3 की वैल्यू सेम 30, 10 एंड 20 ओम होगी, क्योंकि यहाँ पे समांतर क्रम में, इसीलिए ये वाला फॉर्मूला यूज करें। समांतर क्रम का फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। तो जब आगे इस वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ पे देखिए 1 अपॉन R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन R1 की जगह 30 प्लस 1 अपॉन में R2 की जगह आपका आएगा 10 प्लस 1 अपॉन R3 की जगह आपका आएगा 20। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने वैल्यूज को पुट किया हुआ है। तो देखिए 1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 30 प्लस 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 20। अब देखिए 30, 10 और 20 इसका एलसीएम ले लीजिए, आपको एलसीएम मिलेगा 60 मिलेगा ना। अब इस 30 से 60 में डिवाइड कीजिए, 2 बार 2 की मल्टीप्लाई ऊपर 1 में, तो यहाँ पे आएगा 2। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए इस 10 से करेंगे 60 में डिवाइड,
कितनी बार, 6 बार जाएगा ना, 6 बार, और 6 की मल्टीप्लाई ऊपर 1 में, तो यहाँ पे देखिए प्लस और 6 आपका आ जाएगा। फिर इसके बाद 20 से इसमें डिवाइड कीजिए, 20 यानी 60 यानी 23 से 60 होता है, 3 की मल्टीप्लाई ऊपर 1 में, तो यहाँ पे प्लस लगेगा, प्लस लगा हुआ और 3 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया, अपॉन में 60 तो रहेगा, ये हमने एलसीएम लिया हुआ है। अब देखिए 2 + 6 8 और प्लस 3 11 और अपॉन में 60, ये तो आपका यहाँ पे मिल जाएगा सॉल्व करने पर, 11 अपॉन में 60 यानी 1/R2 इज इक्वल टू 11 एंड अपॉन में 60, ये हमें मिला हुआ है। या फिर जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। देखिए 11 की मल्टीप्लाई R2 में करवा लेंगे तो हमें मिलेगा, क्या मिल जाएगा, 11R2 इज इक्वल टू 60, क्योंकि देखिए 60 मल्टीप्लाई 1 में होगी तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 60 ही मिलेगा। या फिर R2 इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, 60 अपॉन में 11 और ओम में आएगा, तो R2 की वैल्यू हमें क्या मिली, 60 अपॉन में 11 और ओम में आया हुआ है। देखिए नीचे मैंने सॉल्व किया है, आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। यहां तक क्लियर हो गया। फिर से आइए क्वेश्चन में, यहां तक हमने कर लिया, समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। अब इसके बाद क्या लिखा है, अब यदि दोनों सेटों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए, ठीक है, क्या लिखा है, अब यदि दोनों सेटों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो तुल्य प्रतिरोध होगा। देखिए जो श्रेणी क्रम में अभी हमने तुल्य प्रतिरोध निकाला 60 ओम निकला ना, फिर इसके बाद यहां पे समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकाला, फिर यहां पे 60 अपॉन में 11 ओम निकला। ठीक है, ये जो दोनों हमारे यहां पे तुल्य प्रतिरोध निकले हुए हैं श्रेणी क्रम और समांतर क्रम वाले। अब इन दोनों को क्या किया जा रहा है, इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, समांतर क्रम में, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है साफ साफ कि अब यदि दोनों सेटों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो तुल्य प्रतिरोध होगा। तो चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए मैंने यहां पे क्या लिख दिया कि अब R1 तथा R2 को समांतर क्रम में जोड़ने पर यदि तुल्य प्रतिरोध R हो, यहां पे सिर्फ मैंने माना हुआ है कि तुल्य प्रतिरोध R हो, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि समांतर क्रम में जोड़ा जा रहा है, तो 1 अपॉन में R इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ये आपका हो जाएगा। तो देखिए 1 अपॉन R1 की जगह आपका क्या आ जाएगा, 1 अपॉन R1 जिसको हमने निकाला हुआ था 60 ओम, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में 60 प्लस 1 अपॉन में R2 हमने क्या निकाला था 60 और बटे में 11 ओम, तो 60 और बटे में 11 ये हम यहां पे करेंगे। ठीक है, यहां तक हमने कर लिया। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 अपॉन 60 ये तो आपका ऐसे ही रहेगा, प्लस अब देखिए 60 बटे 11, अब इसको हम ऊपर भेजेंगे तो ये पलट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 11 ऊपर और 60 नीचे हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 11 ऊपर 60 नीचे। मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं, 1 यहां पे है ही ऊपर, जब इसको भेजेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, 11 और अपॉन में आपका 60 ये हो जाएगा, और 11 की मल्टीप्लाई 1 में करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 11 और नीचे तो आपका 60 रहेगा ही, यानी 1/60 प्लस 11/60 ये आपका हो जाएगा। इसको ऊपर भेजा गया, ये ध्यान रखिएगा, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन 60 प्लस 11 अपॉन में 60 ऐड कर लीजिए सीधे सीधे। देखिए यहाँ पे 60 तो है ही, तो 60 ही आएगा, एलसीएम कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, यहाँ पे 60 हो जाएगा। अब देखिए 1 और प्लस 11 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 12 बटे में 60 आपका हो गया। ये 12 1 जा 12, 12 5 जा कितना होता है, 60 होता है। ठीक है, 12 पंचे 60 होता है ना, तो क्या मिला, 1/5, यानी 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन में 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लीजिए। यहाँ पे R की मल्टीप्लाई 1 में R और 5 की मल्टीप्लाई 1 में 5 ओम, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए टाइम टेकिंग क्वेश्चन था, मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में एक एक स्टेप समझाया हुआ है, इसीलिए इतना टाइम लगा। मैं चाहता तो आपको ये क्वेश्चन 1 मिनट से भी कम में बता देता, लेकिन फिर आपको समझ में नहीं आता। यहाँ पे आपका समझना जरूरी है, जब 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो यही क्वेश्चन आप 1 मिनट या इससे कम में भी लगा पाएंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो 5 ओम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए काफी लंबी प्रोसेस है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में इस बार पूछा जा सकता है, और ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे आते हैं और स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहां पे लिखा हुआ है कि 0.6 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाली 12 वोल्ट की बैटरी 3 प्रतिरोधों 4 ओम, 6 ओम तथा 1 ओम से श्रेणी क्रम में इस प्रकार जुड़ी है कि
4 ओम तथा 6 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में, इस लाइन पे फोकस कीजिएगा, 4 ओम तथा 6 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में है तथा इन समांतर प्रतिरोधों की श्रेणी में 1 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है, यह भी आपको ध्यान रखना है। फिर हमसे पूछा गया कि 1 ओम प्रतिरोध से गुजरने वाली धारा होगी, ये हमसे यहां पे पूछा गया। ठीक है, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2007 में पूछा गया, क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, इसी लेवल के क्वेश्चंस फिजिक्स में आते, ध्यान रखिएगा, एकदम इजी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा इस चैप्टर से, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पे माना कि 4 ओम तथा 6 ओम के समांतर संयोजन का तुल्य प्रतिरोध मैंने यहां पे R प्राइम या फिर आप इसे R डैश मान सकते हैं। ठीक है, ये मैंने यहां पे मान लिया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हो, क्वेश्चन को एक बार पढ़िए। 0.6 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाली 12 वोल्ट की बैटरी 3 प्रतिरोधों 4 ओम, 6 ओम तथा 1 ओम से श्रेणी क्रम में इस प्रकार जुड़ी है कि, यहां पे फोकस कीजिए, 4 तथा 6 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में है। किस क्रम में? 4 तथा 6 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में है, तो इसी का अभी हम तुल्य प्रतिरोध निकालने वाले, ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहां पे क्या लिखा मैंने कि माना 4 तथा 6 ओम के समांतर संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या है, R डैश मैंने यहां पे मान लिया, या फिर आप इसे R प्राइम बोल सकते हैं। अब क्योंकि ये समांतर क्रम में है, ये देखिए यहां पे लिखा हुआ, मैं आपको दिखा देता हूं, समांतर क्रम में ये आपके हैं, तो समांतर क्रम में है तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में तुल्य प्रतिरोध मैंने यहां पे R प्राइम यानी R डैश माना हुआ, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए 1 अपॉन में R डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में R1 की वैल्यू क्या है, 4 है तो 4 रखेंगे, प्लस 1 अपॉन में R2 की वैल्यू 6 है तो 6 रख देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम। यहाँ पे देखिए 4 और 6 का एलसीएम आपका 12 ही आएगा। ठीक है, अब 4 से 12 में डिवाइड करेंगे, 3 बार 3 की मल्टीप्लाई 1 में, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, प्लस लगा देंगे। 6 से इसमें डिवाइड करेंगे 12 में 2 बार, और 2 की मल्टीप्लाई ऊपर 1 में, तो 2 हो जाएगा, यानी 3 + 2 5 और अपॉन में 12, ये आपको यहाँ पे मिल गया। या फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन R डैश या फिर R प्राइम इज इक्वल टू 5 अपॉन में 12 है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, तो देखिए 5 की मल्टीप्लाई R डैश में होगी या फिर R प्राइम में, तो देखिए 5R डैश या 5R प्राइम इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 12 की मल्टीप्लाई 1 में 12 हो जाएगा, या फिर R प्राइम बोलिए चाहे R डैश बोलिए, इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 12 अपॉन में 5। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 2.4 ओम, ये आपको मिलेगा, जो कि हमने यहाँ पे R डैश की वैल्यू को निकाला हुआ 2.4 ओम। ठीक है, ये हमने यहाँ पे निकाल लिया, तुल्य प्रतिरोध हमने यहाँ पे निकाल लिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद आगे हम परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालेंगे। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालेंगे तो कैपिटल R इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, देखिए 2.4 ओम अभी हमने निकाला, जो 4 तथा 6 ओम के समांतर संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, इसको हमने निकाला 2.4 ओम, ये हमें मिला हुआ है, तो 2.4 ओम ये आपका हो जाएगा, ये पहले। फिर इसके बाद क्वेश्चन में आपको दिया हुआ, मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है समांतर क्रम में तथा इन समांतर प्रतिरोधों की श्रेणी में 1 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। क्या लिखा, तथा इन समांतर प्रतिरोधों की श्रेणी में 1 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है, श्रेणी में लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध हम यहां पे निकालेंगे, तो R इज इक्वल टू देखिए 2.4 ओम ये हो गया, और 1 ओम का प्रतिरोध यहां पे श्रेणी में लगा हुआ है, और एक बार ऊपर आके देखिए यहां भी लिखा हुआ है कि 0.6 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाली, यानी एक प्रतिरोध 0.6 ओम का, ये भी तो है। और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे कुल प्रतिरोध निकाल रहे हैं, तो 0.6 ओम को भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे। एक बार फिर से समझ लीजिए, 2.4 ओम हमने निकाला अभी ऊपर, ठीक है, प्लस उसके बाद 1 ओम का प्रतिरोध श्रेणी में लगा हुआ है वो, और फिर उसके बाद प्लस जो 0.6 ओम वाला दिया गया है स्टार्टिंग में, वो भी हम ऐड करेंगे। सबको ऐड करने पर 4 ओम हमें मिलेगा, यानी परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या मिल गया, टोटल रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे मिल गया। यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे, सबको ऐड करेंगे तो 4 ओम हमें यहाँ पे मिल जाएगा। अब हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में कि 1 ओम प्रतिरोध से गुजरने वाली धारा होगी, तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे अब बड़े आराम से। अतः 1 ओम के प्रतिरोध में धारा इज इक्वल टू I इज इक्वल टू आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू, देखिए यहां पे हमारा क्वेश्चन में आइए, देखिए यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि 0.6 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाली 12 वोल्ट की बैटरी से, यानी V की वैल्यू हमें यहां पे 12 वोल्ट
ये दी गई है, V की वैल्यू हमें यहाँ पे दी गई है। तो V की वैल्यू क्या दी गई है हमें, V की वैल्यू हमें दी गई है 12 वोल्ट। ये मैं यहाँ पे नीचे लाके लिख दे रहा हूं, ये क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि I इज इक्वल टू हम यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज करने वाले हैं, V और अपॉन में कैपिटल R। कैपिटल R मींस यहां पे क्या हो जाएगा, परिपथ का कुल प्रतिरोध। और V की वैल्यू हमें यहां पे क्वेश्चन में 12 वोल्ट, और यहां पे परिपथ का कुल प्रतिरोध हमने 4 ओम निकाला है, रख देते हैं यहां पे 4, और यहां पे 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, क्योंकि I की वैल्यू को निकाल रहे हैं तो 3 एंपियर में आ जाएगी ये वैल्यू। तो 3 एंपियर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए ऑप्शन में आके चेक कर लेते हैं कहां पे दिया है। तो ये दिया है ऑप्शन ए में। देखिए क्वेश्चन ये सिंपल है, क्वेश्चन आपका बहुत ही सिंपल है, बस प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, तरीका पता होना चाहिए कहां पे क्या करना है, स्टेप में कैसे यहां पे हमें सॉल्व करना, सब कुछ आपको पता होना चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए इतना भी इजी नहीं है, सिंपल उसके लिए है जिसको फॉर्मूला पता होगा, कॉन्सेप्ट पता होगा, सब कुछ वही सॉल्व कर पाएगा। और फॉर्मूला कॉन्सेप्ट सब मैंने आपको बताया है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है वो पहले सॉल्व करवा दे रहा हूं, और यही सब क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे आते, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर यहां पे दिख रहा होगा, और मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका, ये भी क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूं कि आज की इस वीडियो में जो मैं आपको यहाँ पे स्टार्टिंग के न्यूमेरिकल सॉल्व करवा रहा हूं कुछ, ये क्वेश्चंस आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 3 सेल जिनमें प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट, यानी यहाँ पे 3 सेल हैं और प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल, यानी जो तीनों सेल है, तीनों सेल का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है। ध्यान रखिएगा क्योंकि प्रत्येक सेल का लिखा है, प्रत्येक सेल से हमारा मतलब हो जाएगा तीनों सेलों से, ठीक है। तो जिनमें प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध यानी इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम है, एक 8.5 ओम के प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में यानी सीरीज में जोड़े गए हैं। अब जो यहां पे 8.5 ओम का प्रतिरोध जो दिया गया है, ये यहां पे बाह्य प्रतिरोध यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू यहां पे दी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि बाह्य प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर होगा, यानी बाह्य प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर V की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले देखते हैं क्या क्या चीजें हमें क्वेश्चन में दी गई हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है 3 सेल, यानी नंबर ऑफ सेल कितनी दी गई हैं, 3, n की वैल्यू हमें यहाँ पे 3 दी गई है, तो n की वैल्यू को मैंने यहाँ पे 3 ये लिख दिया। फिर इसके बाद लिखा जिनमें प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है, यानी तीनों सेलों का विद्युत वाहक बल कितना है, 2 वोल्ट है। प्रत्येक से हमारा मतलब हो जाएगा, प्रत्येक सेल से मतलब तीनों सेलों से। तो विद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम शॉर्ट में E से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू 2 वोल्ट दी गई है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर इसके बाद लिखा तथा आंतरिक प्रतिरोध जिसको हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्मॉल r की वैल्यू जो दी गई है 0.5 ओम है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर इसके बाद 8.5 ओम के प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। तो जो 8.5 ओम का प्रतिरोध है, ये बाह्य प्रतिरोध यानी कैपिटल R की वैल्यू हमें दी गई है 8.5 ओम, ध्यान रखिएगा। तो एक 8.5 ओम के प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में, हिंट आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दे दी गई है कि श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। फिर पूछा गया कि बाह्य प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर V की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वैल्यू डिसाइड कर ली है, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ एक हिंट दी गई है कि श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। तो क्योंकि सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो फॉर्मूला क्या यूज होगा, I इज इक्वल टू NE अपॉन में n स्मॉल r प्लस कैपिटल R। ये फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है थ्योरी पार्ट में, जब मैंने आपको सेलों का संयोजन बताया हुआ था। तो श्रेणी क्रम में था, तो यहाँ पे फॉर्मूला यही आपका यूज होगा, ठीक है। श्रेणी क्रम के लिए अलग होता है, समांतर क्रम के लिए अलग होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए ये फॉर्मूला क्यों यूज हो रहा है, सबसे पहले हम इसकी मदद से यहाँ पे I की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि जब तक I की वैल्यू नहीं निकलेगी तब तक हम यहाँ पे V की वैल्यू को नहीं निकाल पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे I की वैल्यू को निकालते हैं। तो यहाँ पे वैल्यूज को पुट करते हैं, n नंबर ऑफ सेल्स कितनी है, 3 है, तो n की जगह हम रखेंगे 3, यहाँ पे रख दिया, इनटू यहाँ पे। फिर इसके बाद E की वैल्यू, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 2 वोल्ट है, तो E की जगह रखेंगे 2, यानी 3 × 2 हो जाएगा, अपॉन में यहाँ पे n यानी नंबर ऑफ सेल्स 3 ही है। फिर
फिर यहाँ पे इनटू स्मॉल r की वैल्यू 0.5 ओम रख दिया, फिर इसके बाद प्लस कैपिटल R की वैल्यू 8.5 ओम, ये मैंने यहाँ पे पुट कर दी। अब इनको सॉल्व कर लेंगे, 3 × 2 6 होता है, 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई 0.5 में प्लस यहाँ पे ऐड करेंगे 8.5 तो आपको मिलेगा 10, यानी 6/10 मिला हुआ है। क्या मिला? 6/10। इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए 6 यहाँ पे छोटी संख्या है, 10 बड़ी है, पहले यहाँ पे 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, तब एक 0 बढ़ेगा, 10 6 60 हो जाएगा, 0.6, क्योंकि i की वैल्यू को हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, i इज इक्वल टू फॉर्मूला हमने यूज किया है, तो i की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो एम्पियर में आएगा 0.6 एम्पियर। अब हमने यहाँ पे i की वैल्यू को जब यहाँ पे निकाल लिया है जो कि 0.6 एम्पियर निकला, तो v की वैल्यू को हम बड़े आसानी से निकाल लेंगे। v इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला एक होता है i और कैपिटल R, इसी फॉर्मूले का यूज करके अभी हम v की वैल्यू को विभवांतर को निकाल लेंगे। तो यहाँ पे अतः बाह्य सिरों के बीच विभवांतर पूछा गया था, क्वेश्चन में देख लीजिए साफ साफ यहाँ पे पूछा गया था कि बाह्य प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, यही तो आपका पूछा गया था। तो यहाँ पे देखिए I की वैल्यू V इज इक्वल टू I और कैपिटल R होता है, तो I की वैल्यू 0.6 एम्पियर ये हमने निकाल ली, और कैपिटल R की वैल्यू आपको क्वेश्चन में ही दी गई है जो 8.5 ओम, यही कैपिटल R की वैल्यू थी जो कि नीचे मैंने लिखी हुई है। और बाह्य प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर पूछा गया है, तो कैपिटल R वाली वैल्यू को ही हम यहाँ पे लेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए हम वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे देखिए कैपिटल R की जगह यहाँ पे 8.5 आपका आ जाएगा, तो 0.6 इंटू 8.5 मल्टीप्लाई करवा लीजिए 5.1, और वोल्ट में आएगा क्योंकि विभवांतर पूछा जा रहा है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, तो 5.1 वोल्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन में चेक कीजिए, ऑप्शन बी में दिया है। तो क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी पड़ेगी। क्वेश्चन यहाँ पे है कि किसी बैटरी का विद्युत वाहक बल क्या होगा यदि 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर टर्मिनल विभवांतर 28.5 वोल्ट हो तथा 2 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर टर्मिनल विभवांतर 27 वोल्ट हो। दो कंडीशन यहाँ पे दी गई है, पहली कंडीशन ये, दूसरी कंडीशन नीचे लिखी हुई है। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2007 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे पहली कंडीशन के अनुसार आते हैं, फर्स्ट कंडीशन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे क्या दी गई है, देखिए क्वेश्चन लिखा है कि किसी बैटरी का विद्युत वाहक बल क्या होगा यदि 1 एम्पियर धारा, पहली कंडीशन के लिए धारा I की वैल्यू 1 एम्पियर दी गई है, तो नीचे मैंने यहाँ पे लिखा प्रवाहित करने पर टर्मिनल विभवांतर, यानी टर्मिनल विभवांतर V की वैल्यू कितनी दी गई है 28.5 वोल्ट। तो पहली कंडीशन के लिए V की वैल्यू 28.5 वोल्ट ये दी गई है। पहली कंडीशन के लिए विभवांतर V की वैल्यू 28.5 वोल्ट और धारा I की वैल्यू 1 एम्पियर दी गई है। तो चलिए फर्स्ट कंडीशन हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, फिर इसके बाद सेकंड कंडीशन को आगे सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूला हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर से, इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। क्यों यूज कर रहे हैं इसका, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमसे पूछा गया कि किसी बैटरी का विद्युत वाहक बल क्या होगा, E की वैल्यू हमसे पूछी गई है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो V इज इक्वल टू E माइनस आई आर से, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो पहली कंडीशन के लिए V की वैल्यू 28.5 वोल्ट ये रख दिया, इज इक्वल टू E, तो आपका ऐसे ही रहेगा, माइनस I की वैल्यू क्या दी गई है 1 एम्पियर, तो 1 रखेंगे I की जगह, और इनटू स्मॉल r तो आपका यहाँ पे दिया ही हुआ है। तो क्या हो जाएगा, आगे सॉल्व करेंगे, 28.5 एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू E, ये भी आपका एज इट इज रहेगा, माइनस फिर 1 की मल्टीप्लाई स्मॉल r में करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, r ही तो मिलेगा, स्मॉल r ही मिलेगा, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो E माइनस r, और ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमें मिला हुआ है 28.5 इज इक्वल टू E माइनस स्मॉल r, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आते हैं दूसरी कंडीशन पे। तो दूसरी कंडीशन यहां से स्टार्ट होती है जो यहाँ पे लिखा है, तथा जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे 2 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर दूसरी कंडीशन के लिए I की वैल्यू 2 एम्पियर ये दी गई है, और टर्मिनल विभवांतर V की वैल्यू यहां पे कितनी दी गई है 27 वोल्ट,
ये किसके लिए है? ये सेकंड कंडीशन के लिए है, दूसरी कंडीशन के लिए। तो सेकंड कंडीशन देखिए मैंने यहाँ पे लिखी, V की वैल्यू 27 वोल्ट और I की वैल्यू 2 एम्पियर। मैं आपको एक बार फिर से क्वेश्चन में यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखिए 2 एम्पियर और विभवांतर यहाँ पे टर्मिनल विभवांतर 27 वोल्ट। तो यही तो आपका सेकंड कंडीशन के लिए दिया गया। सेम वही फॉर्मूला V इज इक्वल टू E माइनस आई और स्मॉल r थे, इसी का यूज करेंगे। ठीक है, V की वैल्यू सेकंड कंडीशन के लिए 27 वोल्ट इज इक्वल टू E माइनस सेकेंड कंडीशन के लिए यहाँ पे I की वैल्यू क्या दी गई है? 2 एम्पियर। तो I की जगह रखेंगे 2 और इनटू यहाँ पे स्मॉल r यहाँ पे एज इट इज आपका रहेगा। अब आगे सॉल्व करेंगे 27 एज इट इज इक्वल टू E माइनस, ये भी आपका ऐसे रहेगा 2 की मल्टीप्लाई स्मॉल r में, तो 2 और स्मॉल r ये आपको मिलेगा। तो यहाँ पे क्या मिल गया हमें? 27 इज इक्वल टू E माइनस 2 स्मॉल r। और ये देखिए ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में से क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर सेकंड को हम लेस कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपका ये रहा जो ऊपर लिखा हुआ है, इसको मैं यहाँ पे साइड में लिखता हूँ 28.5 इज इक्वल टू E माइनस स्मॉल r। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपका है। फिर इसके बाद इक्वेशन नंबर सेकंड ये वाला है, ये 27 को मैं अगर 27.0 लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 27.0 का मतलब भी 27 ही होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? 27.0 लिख देंगे इज इक्वल टू E, ठीक है, E और माइनस यहाँ पे क्या दिया? 2 और स्मॉल r। ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर जब समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे मिलेगा सॉल्व करने पर r और इज इक्वल टू 28.5 में से 27 को लेस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 1.5। यानी जो स्मॉल r की वैल्यू हमें मिलेगी वो 1.5 मिल जाएगी ना। तो देखिए यहाँ पे आगे मैंने यही लिखा हुआ है, स्मॉल r की वैल्यू हमें 1.5 ओम ये मिल चुकी है। ठीक है, 1.5 ओम, क्योंकि स्मॉल r ओम में ही तो आपका आएगा। तो स्मॉल r की वैल्यू 1.5 ओम ये हमने निकाल ली। अब क्या करेंगे? जो स्मॉल r है इसका मान हम समीकरण 1 में ले जाके रख देंगे तो हमें यहाँ पे E की वैल्यू, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो स्मॉल r का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा यहाँ पे है क्या? ये वाला जो 28.5 इज इक्वल टू E माइनस स्मॉल r है। तो इसको लाके मैं यहाँ पे नीचे लिखूंगा 28.5, ठीक है, 28.5 इज इक्वल टू E माइनस स्मॉल r। अब देखिए 28.5 आपका एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू E, इसकी वैल्यू को तो हमें निकालना ही है। फिर इसके बाद यहाँ पे माइनस लगा हुआ है और स्मॉल r की वैल्यू को अभी हमने 1.5 ओम निकाला हुआ है तो यहाँ पे रखेंगे 1.5। इसी वैल्यू को हम यहाँ पे समीकरण 1 मिला के रख रहे हैं ना, तो यहाँ पे रख दिया। अब आगे सॉल्व करेंगे, E की वैल्यू को निकालना है, E हमारा आ जाएगा आगे। तो E इज इक्वल टू 28.5 यहाँ पे ऐसे है और ये 1.5 जो आपका था यहाँ पे माइनस में था, बराबर के इधर आएगा प्लस में हो जाएगा। तो E इज इक्वल टू 28.5 और प्लस 1.5 इसको ऐड कर दीजिए तो E की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? 30 और वोल्ट में, ठीक है, वोल्ट में, क्योंकि यहाँ पे जो विद्युत वाहक बल होता है E जो होता है इसको हम स्मॉल e से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मात्रक भी वोल्ट ही होता है। तो क्या हो जाएगा? 30 वोल्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ऑप्शन में चेक करते कहाँ पे दिया है, तो देखिए 30 वोल्ट आपका दिया है ऑप्शन ए में। देखिए क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक एक स्टेप मैंने आपको समझाया है इसलिए टाइम लगा। अगर सिर्फ सॉल्व ही करना होता तो 1 मिनट से कम में ये क्वेश्चन में सॉल्व कर देता, लेकिन फिर आपको समझ में नहीं आता। इन सब न्यूमेरिकल्स को आपको अच्छे से समझना होगा, ये नहीं कि बस 1 ही मिनट में लगाया 1 ही मिनट में समझ में आ जाएगा, ऐसे नहीं होता। पहले डिटेल में समझिए, फिर प्रैक्टिस कीजिए, फिर सवाल को 1 मिनट में लगाइए, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि किसी धातु के तार की विद्युत प्रतिरोधकता निम्न में से किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन ए दिया इसकी लंबाई पर, ऑप्शन बी इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, ऑप्शन सी दिया इसके पदार्थ की प्रकृति पर और ऑप्शन डी दिया उपरोक्त सभी पर। देखिए ये मैंने आपको थ्योरी पार्ट में ही पढ़ाया हुआ था। अगर आपने थ्योरी पार्ट अच्छे से पढ़ा है तो ये तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखिए किसी धातु के तार की विद्युत
विद्युत प्रतिरोधकता निम्न में से किस पर निर्भर करती है? तो इन सभी पर, यानी इसकी लंबाई पर, इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर और इसके पदार्थ की प्रकृति पर। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी पर। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे आते हैं तो इसको भी अच्छे से समझ लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि ओम के नियम के अनुसार विभवांतर तथा धारा में सही संबंध है। सिंपल सा क्वेश्चन, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2013 में पूछा भी जा चुका है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यही तो होगा। ओम का नियम मैंने आपको ऑलरेडी थ्योरी पार्ट में पढ़ाया है, V समानुपाती I, यही तो आपका होता है। ओम का नियम होता क्या है? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, मोटाई, तापक्रम स्थिर रहे तो चालक में प्रवाहित धारा की प्रबलता I चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर V के समानुपाती होती है, यानी V समानुपाती I होता है। या फिर जब समानुपाती का साइन हटाते हैं तो V इज इक्वल टू यहाँ पे I और हमें यहाँ पे मिलता है कैपिटल R, और कैपिटल R यहाँ पे क्या होता है? एक कांस्टेंट होता है जिसे हम चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो देखिए ओम का नियम मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, मोटाई, तापक्रम, भौतिक अवस्था से मतलब क्या हो जाएगा? जैसे लंबाई, मोटाई, तापक्रम स्थिर रहे तो चालक में प्रवाहित धारा की प्रबलता I चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर V के समानुपाती होती है, बस। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये वाला रिलेशन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ओम लिखा हुआ है, क्या आप में से किसी को ओम का पूरा नाम पता है कि ओम का पूरा नाम क्या है? तो ओम का पूरा नाम भी मैं आपको बता देता हूं। इनका पूरा नाम है जॉर्ज साइमन ओम। ध्यान रखिएगा, पूरा नाम इनका क्या है? जॉर्ज साइमन ओम। ये भी आपको ध्यान रखना है। आप लोगों ने ओम तो पढ़ा होगा लेकिन पूरा नाम इनका क्या है? जॉर्ज साइमन ओम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V समानुपाती I। ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब चलिए इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। ये भी आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2013 में पूछा गया। अब इससे पहले वाला क्वेश्चन भी पूछा गया था। इतना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया कि कूलाम पर सेकेंड बराबर है। देखिए मैं आपको ये डिटेल में समझा देता हूं। देखिए यहाँ पे कूलॉम लिखा है और पर सेकेंड लिखा हुआ है। कूलॉम ये किसका मात्रक होता है? आवेश का मात्रक होता है कूलॉम। ये आप सबको पता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलॉम होता है। तो कूलॉम की जगह मैं आवेश लिख देता हूं और पर लिखा है, इसका मतलब अपॉन में हो जाएगा। और सेकेंड ये किसका मात्रक होता है? समय का मात्रक होता है सेकेंड। ठीक है, तो आवेश बटे समय ये किसका फॉर्मूला होता है? I इज इक्वल टू, देखिए I इज इक्वल टू Q और अपॉन में T होता है। यानी धारा बराबर आपका क्या होता है, या फिर आप बोल सकते हैं विद्युत धारा बराबर आपका क्या होता है? आवेश और बटे समय। तो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा? धारा ही तो होगा, या फिर आप यहाँ पे विद्युत धारा लिख सकते हैं। तो धारा बराबर आवेश बटे समय होता है। और विद्युत धारा को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? I से रिप्रेजेंट करते हैं ना। I इज इक्वल टू Q और अपॉन में T, यही तो होता है आवेश को Q से और समय को T से। और देखिए I यानी धारा का मात्रक होता क्या है? धारा का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। सिंपल सी बात है, एम्पियर ही तो होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एम्पियर के ही तो हो जाएगा ना, क्योंकि धारा बराबर आवेश बटे समय होता है। आवेश का ही मात्रक कूलॉम और समय का मात्रक सेकेंड होता है। तो जो कूलॉम था, कूलॉम की जगह आवेश लिख दिया, आवेश का मात्रक कूलॉम होता है। और जो सेकेंड था, सेकेंड की जगह समय लिख दिया, समय का मात्रक सेकेंड होता है। और इज इक्वल टू ये फॉर्मूला किसका होता है? विद्युत धारा या फिर धारा बराबर आपका आवेश बटे समय होता है। आप यहाँ पे विद्युत धारा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए विद्युत धारा इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है ना, यही तो होता है। तो एम्पियर ही तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पे धारा का मात्रक एम्पियर हो जाएगा, एम्पियर लिख देंगे। सिंपल सी बात है, बड़े आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे एम्पियर के, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैंने आपको डिटेल में समझा दिया कैसे यहाँ पे एम्पियर आया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, पहले ही आप लोगों ने देख लिया होगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि घरेलू विद्युत परिपथ में सभी युक्तियां 220 वोल्ट पर कार्य करती हैं। इसका तात्पर्य है कि वे
श्रेणी क्रम में जुड़ी है, नहीं। सभी समान धारा की हैं, ये भी नहीं। सभी समान प्रतिरोध की हैं, ये भी नहीं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, समांतर क्रम में जुड़ी हैं। ये तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज में भी क्वेश्चन सॉल्व कराया था। तो घरेलू विद्युत परिपथ में सभी युक्तियां 220 वोल्ट पर कार्य करती हैं, इसका तात्पर्य है कि वे समांतर क्रम में जुड़ी हैं। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि घरेलू विद्युत परिपथ में सभी युक्तियां 220 वोल्ट पर कार्य करती हैं। सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 ये भी आपका एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2014 में पूछा गया है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि बैटरी के टर्मिनल से जुड़ा वोल्टमीटर 6 वोल्ट का पाठ्यांक दर्शाता है। बैटरी से जब लैंप जलाई जाती है तो वोल्टमीटर का पाठ्यांक 4 वोल्ट होता है। यदि लैंप का प्रतिरोध 20 ओम हो तो बैटरी का प्रतिरोध होगा, ये हमसे यहाँ पे पूछा गया है। तो चलिए फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया है कि बैटरी के टर्मिनल से जुड़ा वोल्टमीटर 6 वोल्ट का पाठ्यांक दर्शाता है, ठीक है। जो बैटरी के टर्मिनल से जुड़ा वोल्टमीटर है वो कितना 6 वोल्ट का पाठ्यांक दर्शाता है। तो यहां पे कुल मिला के हमें ई की वैल्यू जो दी गई है वो हमें यहां पे 6 वोल्ट दी गई है। ध्यान रखिएगा क्या दी गई है, 6 वोल्ट, ठीक है। फिर इसके बाद लिखा है कि बैटरी से जब लैंप जलाई जाती है तो वोल्टमीटर का पाठ्यांक यानी V इज इक्वल टू कितना दिया है, 4 वोल्ट हो जाता है, ठीक है। कितना, 4 वोल्ट होता है। तो V की वैल्यू हमें यहाँ पे 4 वोल्ट ये दी गई है। देखिए जो यहाँ पे लिखा है कि बैटरी के टर्मिनल से जुड़ा वोल्टमीटर 6 वोल्ट का पाठ्यांक दर्शाता है, ये हमारी E की वैल्यू हो जाएगी। ध्यान रखिएगा यहाँ पे V की वैल्यू मत पुट कर दीजिएगा। तो E की वैल्यू इज इक्वल टू 6 वोल्ट हमें दिया है, V की वैल्यू 4 वोल्ट ये दी गई है। तो इसके बाद लिखा यदि लैंप का प्रतिरोध 20 ओम हो, यानी कैपिटल R की वैल्यू जो हमें कितनी दी गई है, 20 ओम ये दी गई है। फिर हमसे पूछा गया कि तो बैटरी का प्रतिरोध होगा, हमें यहाँ पे बैटरी के प्रतिरोध को फाइंड आउट करना है। तो सभी वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिख दी है जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम I की वैल्यू को निकालेंगे। जब तक I की वैल्यू नहीं निकलेगी तब तक हम यहाँ पे बैटरी का प्रतिरोध नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। हमें यहाँ पे स्मॉल r यानी बैटरी के प्रतिरोध को निकालना है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए फॉर्मूला हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, I इज इक्वल टू V अपॉन में R। तो यहाँ पे I की वैल्यू हम बड़े आसानी से निकाल पाएंगे। तो देखिए I इज इक्वल टू V की वैल्यू 4 वोल्ट और R की वैल्यू जो कैपिटल R की वैल्यू 20 ओम दी गई है, तो 4 बटे में 20 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 0.2 एम्पियर। I की वैल्यू हमें 0.2 एम्पियर मिल चुकी है। अब हम बड़े आसानी से जो बैटरी का प्रतिरोध हमें निकालना है, जो स्मॉल r की वैल्यू को निकालना है, वो हम निकाल पाएंगे आराम से यहाँ पे। तो देखिए अब R इज इक्वल टू फॉर्मूला हम क्या यूज कर लेंगे, R इज इक्वल टू E माइनस V और अपॉन में I, ठीक है। देखिए अभी ऊपर ही ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ था, कहां से आता है, ऊपर मैंने आपको बताया था जब फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कराया था। तो यहाँ पे देखिए इसी फॉर्मूले में सभी वैल्यूज को पुट कर देंगे। जो E की वैल्यू जो हमें दी गई है वो 6 वोल्ट क्वेश्चन में दी गई है, तो E की जगह हम क्या रख देंगे, 6 ये रखेंगे, माइनस V की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, V की वैल्यू 4 वोल्ट दी गई है। तो V की जगह हम रखेंगे 4 को, और अभी हमने धारा को निकाला 0.2 एम्पियर, ये यहाँ पे पुट कर देंगे। 6 में से 4 को लेस करेंगे 2 और फिर 0.2 आपका एज इट इज रहेगा, पॉइंट यहाँ से हटेगा, एक 0 ऊपर आएगा, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20 आपका हो जाएगा, यानी 10 और किस में आएगा, ओम में आएगा। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे स्मॉल r की वैल्यू 10 ओम, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन में चेक करते कहाँ पे दिया है, तो ये दिया गया है ऑप्शन सी में। देखिए आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी, जो यहाँ पे लिखा है कि बैटरी के टर्मिनल से जुड़ा वोल्टमीटर 6 वोल्ट का पाठ्यांक दर्शाता है, ये आपकी ई की वैल्यू होगी। ध्यान रखिएगा जो 6 वोल्ट दी गई है, यहाँ पे मिस्टेक मत कीजिएगा। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका दिया है कि एक चालक के सिरों का विभवांतर 1.5 वोल्ट है, यानी विभवांतर V की वैल्यू कितनी दी गई है, 1.5 वोल्ट। ये मैंने यहाँ पे ऊपर लिख दिया। एक मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में कार्य करेगा। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन से मतलब देखिए इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, बस वही हम यहाँ पे ये Q की वैल्यू हमारी हो जाएगी। Q की वैल्यू हो जाएगी जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये हम यहाँ पे रख देंगे, ठीक है।
तो देखिए हमसे पूछा गया कि यहाँ पे लिखा हुआ कि एक मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक एक सिरे से, ठीक है, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में कार्य करेगा। ये हमें निकालना है, यहाँ पे कार्य यानी वर्क, ये हमें यहाँ पे निकालना है। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, W इज इक्वल टू V इंटू क्यू, यही हमारा फॉर्मूला होता है। तो V की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, V की वैल्यू 1.5 वोल्ट, तो 1.5, और Q देखिए जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, और क्योंकि Q है यहाँ पे आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलॉम होता है, तो C में लिखेंगे, कूलॉम में लिखेंगे ना, तो यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए 1.5 की मल्टीप्लाई आप करवा दीजिए 1.6 में, 1.5 की मल्टीप्लाई 1.6 में करवाएंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2.4 मिल जाएगा, और इंटू 10⁻⁻⁹, ये आपका यहाँ पे एज इट इज रहेगा। और क्योंकि हम यहाँ पे वर्क को निकाल रहे हैं, कार्य को निकाल रहे हैं, तो किस में आएगा, ये आपका आएगा जूल में, ध्यान रखिएगा। तो 2.4 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल कहां पे दिया हुआ है, तो ये आपका दिया हुआ है ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि 4 वोल्ट की एक बैटरी से 1 ओम तथा 3 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े। देखिए 4 वोल्ट की बैटरी से, ये आपका यहां पे दिया, यानी सबसे पहले हमें V की वैल्यू यहां पे कितनी दी गई है, 4 वोल्ट, ये मैं ऊपर लिख दे रहा हूं। फिर इसके बाद लिखा हुआ है यहां पे कि 4 वोल्ट की एक बैटरी से 1 ओम तथा 3 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। बैटरी से होकर प्रवाहित धारा I की वैल्यू को हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो देखिए जो यहाँ पे 1 और 3 ओम के प्रतिरोध है, साफ साफ लिखा है सीरीज में है, श्रेणी क्रम में है। तो हम यहाँ पे परिपथ का प्रतिरोध निकाल लेंगे, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, क्योंकि श्रेणी क्रम में है तो R1 की वैल्यू 1 प्लस R2 की वैल्यू 3, इसको ऐड करेंगे तो 4 ओम यानी 4 ओम मिलेगा। ये हमने यहाँ पे परिपथ का प्रतिरोध निकाल लिया, R की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 4 ओम यानी 4 ओम, ये हमें यहाँ पे मिल चुकी है। और हमें I की वैल्यू को निकालना है, तो I इज इक्वल टू फॉर्मूला हमारा होता है V और अपॉन में R यानी कैपिटल R, इसी की वैल्यू को अभी हमने 4 ओम निकाला, तो V की वैल्यू 4 दी गई है, 4 वोल्ट, और कैपिटल R यानी प्रतिरोध जो अभी हमने परिपथ का निकाला वो क्या निकला था, 4 ओम, यानी 4 अपॉन में 4, सॉल्व करेंगे 1, यही तो मिलेगा। और किस में आएगा, एम्पियर में, क्योंकि हम यहाँ पे धारा को निकाल रहे हैं, I की वैल्यू को हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो 1 एम्पियर कहाँ पे दिया है, ये आपका दिया है ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन में कि निम्न परिपथ में ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध है। देखिए यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है, हमसे पूछा गया ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध है, ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो देखिए फिगर में सबसे पहले ये देखिए, जो यहाँ पे 100 ओम और 60 ओम का यहाँ पे जो रेजिस्टेंस दिया गया है, ये आपका श्रेणी क्रम में दिया है। आप देखते ही पता कर लेंगे ये किस क्रम में आपका है। जो यहाँ पे 100 ओम और 60 ओम का प्रतिरोध है, ये किस क्रम में है, ये श्रेणी क्रम में है, यानी सीरीज में है। तो क्या करेंगे, इनका हम तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो तुल्य प्रतिरोध R इज इक्वल टू आपका यहाँ पे R1 प्लस R2 हो जाएगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में है, 2 ही प्रतिरोध 100 ओम और 60 ओम के हैं, तो R2 तक ही तो जाएंगे। R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 हो जाएगा। R1 की वैल्यू जो हमारी होगी 100 प्लस R2 की वैल्यू जो हो जाएगी 60, यानी यहाँ पे क्या मिलेगा 160। ये किसकी वैल्यू, ये R की वैल्यू। तुल्य प्रतिरोध हमने निकाला हुआ है, ध्यान रखिएगा। 100 ओम व 60 ओम के प्रतिरोध यहाँ पे श्रेणी क्रम में थे, इनका तुल्य प्रतिरोध निकाला तो 160 ओम ये हमें मिला हुआ है। जो इसका हमने तुल्य प्रतिरोध यहाँ पे निकाल लिया, ये हमें क्या मिला 160 ओम
ये हमें यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, अब जब 160 ओम हमने यहाँ पे निकाल लिया है, 160 ओम हमने ये निकाल लिया, तो अब क्या हो जाएगा, जो 160 ओम का रेजिस्टेंस होगा और जो यहाँ पे 40 ओम यानी 40 ओम का रेजिस्टेंस होगा, ये अब किस क्रम में होंगे, ये आपके होंगे समांतर क्रम में। किस क्रम में होंगे, समांतर क्रम में होंगे, ये आपको ध्यान रखना। अब ये फिगर आपका चेंज हो जाएगा और किस क्रम में हो जाएगा, ये आपका, अब ये आपका समांतर क्रम में हो जाएगा, यानी 160 ओम और 40 ओम के प्रतिरोध अब क्या हो जाएंगे, समांतर क्रम में हो जाएंगे। अब इनका हम तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे, तो इनका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाएगा। नीचे मैं यहां पे लिख दे रहा हूं 1/R2, ये आपका हो जाएगा। तो देखिए यहां पे आगे इसको सॉल्व करेंगे, आप चाहें तो यहां पे R डैश भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि अभी ऊपर हमने एक प्रतिरोध निकाला श्रेणी क्रम वाला, वहां पे R यूज किया था, तो चाहे आप R डैश लिखिए चाहे ना लिखिए, वो आपका मन। तो मैंने यहां पे नहीं लिख रहा हूं, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अब देखिए हम किसका निकाल रहे हैं, 160 ओम और 40 ओम के प्रतिरोध यहाँ पे समांतर क्रम में है, तो यानी 1/R1 की जगह क्या आ जाएगा, R1 की जगह आपका आएगा 160 और प्लस 1/R2 की जगह आपका क्या आएगा, 40 आएगा। ठीक है, ये मैंने यहां पे लिख दिया। अब देखिए 160 और 40 का एलसीएम निकालिए, 160 और 40 का एलसीएम आपका 160 ही आएगा। मैं आपको बता दूं, अगर आप अरिहंत की बुक में इस क्वेश्चन को चेक करेंगे, इसका सॉल्यूशन चेक करेंगे, तो वहां पे गलत कर दिया है उन लोगों ने, सॉल्यूशन में गलत लिखा हुआ है। उन्होंने 160 और 40 का एलसीएम 140 निकाल दिया है। क्या निकाल दिया है, 140, जो कि गलत है, 160 निकलेगा। सॉल्यूशन में आप करेक्शन कर लीजिएगा अपनी बुक में, वहां पे 140 लिखा हुआ है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आपका आंसर गलत हो जाएगा। 140 नहीं 160 आएगा, बुक में अपने करेक्ट कर लीजिएगा। ये आपकी बुक में क्वेश्चन दिया गया अरिहंत के, जो कि रॉन्ग वहां पे सॉल्यूशन किया गया, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 160 आएगा। 160 से 160 में डिवाइड करेंगे एक ही बार, एक की मल्टीप्लाई एक में, तो यहाँ पे एक ही आएगा। इसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे। अब 40 से 160 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, और 4 की मल्टीप्लाई एक में, तो यहाँ पे 4, यानी 1 और 4 मिलके 5 हो जाएगा, और अपॉन में क्या मिलेगा, 160 ये आपका रहेगा। या फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 1 जा 5 हो जाएगा, 5 3 जा 15 और 1 5 2 जा 10, यानी 1/32। यानी लास्ट में हमें क्या मिलेगा, मैं ऊपर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 1/R इज इक्वल टू 1/32 ये मिलेगा। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए, तो R की मल्टीप्लाई 1 में तो R ही रहेगा, इज इक्वल टू 32 की मल्टीप्लाई 1 में, तो 32 और ओम, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो R की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 32 ओम। चलिए ऑप्शन में चेक करते कहाँ पे दिया है, तो ये आपका दिया है ऑप्शन डी में। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो बड़े आसानी से लगा पाएंगे आप। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि अरिहंत की बुक में इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में कुछ मिस्टेक की गई है। वहां पे जो एलसीएम इन्होंने लिया है वो इन्होंने 140 ले लिया, बल्कि क्या होना चाहिए, एलसीएम 160 आएगा। तो अपने बुक में इसको करेक्ट कर लीजिएगा, 140 नहीं 160 होगा। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो सोल्यूशन को एक बार चेक करते फिर क्वेश्चन लगाते हैं, तो एक बार देख लीजिएगा, वहां पे 160 होगा, 140 नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहा होगा। ये भी एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि 4 सेल जिनमें प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल 3 वोल्ट, ठीक है, यानी जो चारों सेल है प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल जो है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो 3 वोल्ट, तथा आंतरिक प्रतिरोध यानी इंटरनल रेजिस्टेंस 0.2 ओम है, एक 9.2 ओम के प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़े गए। अभी सेम एक क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर कराया था, उसी टाइप का ये दूसरा क्वेश्चन है। अब ये जो यहाँ पे 9.2 ओम का प्रतिरोध है, ये आपका बाह्य प्रतिरोध यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे एक 9.2 ओम के प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, हिंट आपको दी गई है श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। तो पूछा गया कि बाह्य प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर V की वैल्यू, सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है। अभी एक क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर सॉल्व कराया था। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीजें दी गई हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है 4 सेल, यानी नंबर ऑफ सेल हमें यहाँ पे कितनी दी गई हैं, 4, यानी n की वैल्यू जो हमें दी गई है वो 4 दी गई है। तो n की वैल्यू को मैंने यहाँ पे 4 ये लिख दिया, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिनमें प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल, यानी चारों सेल का, प्रत्येक सेल से मतलब चारों सेल से हो जाएगा, यानी विद्युत वाहक बल
ई की वैल्यू कितनी दी गई है, ये हमें दी गई है 3 वोल्ट, ये दी गई है ना। देखिए यहाँ पे ई की वैल्यू को मैंने लिख दिया 3 वोल्ट। फिर इसके बाद यहाँ पे हमें आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेजिस्टेंस 0.2 ओम ये दिया गया है। तो यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर की वैल्यू 0.2 ओम ये मैंने लिख दी। फिर इसके बाद आगे लिखा हुआ कि एक 9.2 ओम के प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, यानी जो आपका 9.2 ओम का रेजिस्टेंस दिया है, ये कैपिटल आर यानी बाह्य प्रतिरोध की वैल्यू 9.2 ओम दी गई है। तो ये मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हमसे पूछा गया यहाँ पे कि बाह्य प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, यानी हमें यहाँ पे V की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज हमने डिसाइड कर ली है और साफ साफ क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा है कि श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे यहाँ पे, क्योंकि सेल श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं तो I इज इक्वल टू एन ई अपॉन में एन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे। अभी ऊपर ही मैंने आपको बताया था। देखिए इसमें हम सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले हम आई की वैल्यू को निकालेंगे। आई की वैल्यू को निकालने के बाद ही हम यहाँ पे वी की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। जब तक आई की वैल्यू नहीं निकलेगी तब तक वी की वैल्यू भी नहीं निकलेगी। तो सभी वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो देखिए नंबर ऑफ सेल्स कितनी है, 4 है, एन की जगह रखेंगे 4, ठीक है। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई की वैल्यू 3 वोल्ट, तो यहाँ पे रखेंगे 3 अपॉन में यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स 4 और यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर की वैल्यू जो है वो है 0.2 ओम, तो ये यहाँ पे ला के रखेंगे जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। और कैपिटल आर की वैल्यू 9.2 ओम है, ये देखिए, तो ये मैंने यहाँ पे ला के रखी। अब क्या करेंगे, देखिए 4 3 12 हो जाएगा। अब 4 की मल्टीप्लाई 0.2 में करवा देंगे और यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है, इनटू नहीं, यहाँ पे प्लस होगा। तो यहाँ पे प्लस का साइन मैं लगा दे रहा हूं, तो प्लस लगा दिया यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर इसको क्या करेंगे, आगे सॉल्व कर लेंगे। 4 3 12 हो जाएगा। अब 4 की मल्टीप्लाई 0.2 में करवाएंगे और फिर प्लस 9.2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 10 मिलेगा, यानी 12 अपॉन में 10 मिला। इसको सॉल्व करेंगे तो 1.2 एम्पियर ये हमें आई की वैल्यू मिल चुकी है। आई की वैल्यू 1.2 एम्पियर मिल चुकी है। अब हम वी की वैल्यू को निकाल लेंगे। वी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है आई और कैपिटल आर, ये आपका होता है। आई की वैल्यू 1.2 ये हमें मिली हुई है और कैपिटल आर की वैल्यू क्वेश्चन में 9.2 ओम यही तो दी गई है। तो इसी को पुट करेंगे तो देखिए V इज इक्वल टू आई आर, तो 1.2 इंटू 9.2, क्योंकि बाह्य प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर हमसे पूछा गया है। तो बाह्य प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर V इज इक्वल टू आई और कैपिटल आर। आई की वैल्यू 1.2 अभी हमने निकाली और कैपिटल आर की वैल्यू क्वेश्चन में 9.2 दी गई है। मल्टीप्लाई करवा दीजिए, आपको मिलेगा 11.04 वोल्ट। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं कहां पे दिया हुआ है। तो ये आपका दिया है ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवा दिए, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपके एंट्रेंस एग्जाम में आ सकता है। अब चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे लिखा है कि एक गैल्वेनोमीटर को अमीटर में किसके संयोजन करने में बदला जा सकता है। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2011 में क्वेश्चन आपका आया हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए दिया है निम्न प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, ऑप्शन बी दिया है उच्च प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, ऑप्शन सी दिया है उच्च प्रतिरोध समांतर क्रम में और ऑप्शन डी दिया है निम्न प्रतिरोध समांतर क्रम में। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी निम्न प्रतिरोध समांतर क्रम में। तो मैं आपको बता दूं कि एक गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए एक अन्य निम्न मान का प्रतिरोध इसके समांतर में जोड़ दिया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, संट कहते हैं। ध्यान रखिएगा, यानी इसके समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है जिसे हम संट कहते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, एक गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए एक अन्य निम्न मान का प्रतिरोध इसके समांतर क्रम में या फिर आप बोल सकते हैं इसके समांतर में जोड़ दिया जाता है, जिसे हम शंट कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में टोटल मैंने आपको यहाँ पे 15 क्वेश्चन सॉल्व कराए हुए हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब जो इस चैप्टर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बचे होंगे वो मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा, क्योंकि चैप्टर काफी लेंथी है। इस चैप्टर में आपके करीब यहाँ पे 44 क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस आपको खुद सॉल्व करने होंगे, कुछ मैं आपको करवा दूंगा नेक्स्ट पार्ट में। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो
आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे आ सकते हैं वो मैं आपको सॉल्व करवा दे रहा हूं, और कुछ जो बचे हुए क्वेश्चंस होंगे वो आप सॉल्व कर लीजिएगा। लेकिन अभी ये चैप्टर आपका कंप्लीटली फिनिश नहीं हुआ है, अगले पार्ट में मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा, फिर ये आपका चैप्टर कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। तो अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।